हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले बात आती है केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। पहली रिएक्शन होती है केमिकल, एक होती है फिजिकल। केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? जिनके अंदर कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिया एग्जाम्पल रिएक्शंस के तौर पर दो प्रकार की बना दी हमने। एक होती है केमिकल रिएक्शन, एक होती है फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? केमिकल में वो होता है जिसमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, और वही बात करें फिजिकल की तो इसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये होती है एक प्रकार की केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस जिनके अंदर हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके टाइप्स हैं कुछ, इनकी टाइप के अलावा भी कुछ है। उनमें हीट के बेस के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के बेस के ऊपर है, ठीक है, सनलाइट के बेस के ऊपर है। ये कुछ इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में आते हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ये चैप्टर कम से कम मान लो 4 या 5 नंबर में बोर्ड में आता है। ठीक है, और बहुत आसान चैप्टर है, आप आसानी से समझ जाओगे। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में आता है एक कि भी जो केमिकल रिएक्शन में कुछ एग्जांपल, जैसे कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसके ऊपर मान लो कोई लोहे की चीज है, उसके ऊपर जंग लग गया। ठीक है, तो कोरोजन फॉर्म हुआ है। कोरोजन एक ऐसी चीज है जो हमें परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते। उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार की कुछ चीजें उपयोग में लानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि पेंट कर देना, एक टर्म होती है गैल्वेनाइजेशन, उसका उपयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार की बात इसमें हम समझेंगे। देखो पहले हमारे पास एग्जांपल आया है कि भाई हमारे पास एक है मैग्नीशियम रिबन Mg। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जलाएं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है? इससे बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो अपना खुद का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो Mg का ऑक्साइड होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम इसको जला रहे थे उस टाइम पर हमें क्या मिला? इसमें से जो स्मोक निकलेगा वो बिल्कुल व्हाइट कलर का, और उसके अलावा जो हमें फ्लेम मिलेगी वो फ्लेम भी किस रंग की मिलेगी? बिल्कुल व्हाइट कलर की मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो एस जो राख निकलती है, ठीक है, वो भी बिल्कुल व्हाइट कलर की ही बनेगी, एज ए पाउडर के टाइप से इसमें फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें ये बात ध्यान देने की थी। इसमें क्या बताएंगे, इसका क्वेश्चन भी है कि भाई इसको जलाने से पहले साफ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैग्नीशियम एक प्रकार का रिएक्टिव मेटल है, और जब इसको हम जलाएंगे हवा की प्रेजेंस में तो उससे पहले इसको साफ करना पड़ेगा सैंड पेपर वगैरह के साथ। क्यों? क्योंकि जब ये इसको हम बाहर निकाल के रखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इसने रिएक्शन की O2 के साथ, और रिएक्शन करके इसने अपने बाहर एक कवरिंग फॉर्म कर ली। और ये जो है कवरिंग बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये अब आग नहीं पकड़ सकता। ठीक है, अगर आग नहीं पकड़ेगा तो फिर हम बोलेंगे इसका कंबस्टन नहीं हुआ। तो कंबस्टन करने के लिए क्या करेंगे? इसके बाहर जो भी लेयर आती है ऑक्साइड की, पहले हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम पहले साफ करते हैं, और साफ करने के बाद इसको हम जलाएंगे तो व्हाइट कलर की फ्लेम और जो ऐश है राख जो बनेगी वो भी बिल्कुल व्हाइट कलर की बनेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब बाद में टॉपिक आता है एक बैलेंसिंग का। ठीक है, बैलेंसिंग के टॉपिक को हम उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आज समझेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। ये क्या होती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants are combined
टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंस लिखें या फिर सिंपल प्रोडक्ट लिखें। ठीक है, दोनों ही ठीक रहेंगे। तो अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट जो चीज बताई है ये क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। देखो रिएक्टेंट कौन सा होता है, मान लो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, इसमें समझेंगे इस चीज को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन में एग्जांपल हमने लिया पहले, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, तो मिलाने के बाद क्या बने, सिंपल सी बात है H2O फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो हमने बीच में एरो लगाई है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो चीजें आपस में मिले हैं और उनने इसको बना दिया। ठीक है, ये मिली हैं दोनों चीजें, H2 और O2 मिले और इसको फॉर्म कर दिया। तो इस एरो के इस तरफ जो भी चीज लिखी होगी ना उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के इस तरफ जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है हमारा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी दो से ज्यादा हो सकते हैं, वो टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और हमले बेसिक से बेसिक बिल्कुल आसान, जिसको हम बोलते हैं C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन को हम अगर रिएक्ट करवाएं या किसी प्रकार की कागज लकड़ी वगैरह उनको हम जलाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, उन सब में कार्बन ही होता है, तो C+O2 करने के कारण क्या हो जाएगा, CO2 हमारा फॉर्म होगा। तो ये हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों में भी सही काम है, बिल्कुल इस प्रकार से ही। ठीक है, ये आपके आसान आसान एग्जांपल इसके हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप जो है उसमें हम देखें, सेकंड हम पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसका बिल्कुल उल्टा है उस रिएक्शन के अंदर। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड या फिर रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक लिखो या फिर लिखो डिकम्पोज, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल substances। सब्सटेंसेस लिखे या फिर इसमें हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारा बनकर तैयार होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम क्या लेंगे, जिस प्रकार से एग्जांपल हमने लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर उसी प्रकार से एग्जांपल इसमें आते हैं आसान आसान। देखो पहले एग्जांपल हमने लिया H2O हमारे पास है। ठीक है, इसको हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा और O2 जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये पहले एक कंपाउंड था, हमने क्या बताया, वन कंपाउंड या वन रिएक्टेंट है, हमारा रिएक्टेंट एक है की बार, बीच में प्लस नहीं आया तो पूरा एक ही कंपाउंड हो गया। और क्या बनाएंगे, ब्रेक डाउन, अभी टूट जाएगा किसमें, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के लिए टूट सकता है। तो हमारे पास ये फिलहाल H2O दो पार्ट में टूट चुका है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, और ये एक हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। इसके अलावा एग्जांपल हम ले तो इसमें हम ले सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इससे क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2 गैस भी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम बात हमें देखने को मिली है, ये तो दोनों हमारे हैं रिएक्टेंट। क्यों है रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों एरो के इस तरफ वाले हिस्से में है, और ये जो दोनों बने हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है कि डिकम्पोजिशन तो बहुत अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अलग अलग प्रकार से किस प्रकार कैसे हो सकता है, देखो एक तो हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है, सेकंड हमारा हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और जो थर्ड वाला हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है
वो हो सकता है हीट की फॉर्म में या हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। और तीनों के लिए ही अलग अलग एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। तो हम पहले का एग्जाम्पल देखें, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अगर हम ले कि हमारे पास एनर्जी मिली है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, तो इसके लिए क्या होगा डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, वो हो जाएगा H2O ब्रेक कर देगा H2 प्लस O2 के अंदर, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में लेंगे तो आपने देखा होगा पहले टाइम पर आते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होते थे पहले, जो एक रील के टाइप में होते थे, ठीक है, उनके लिए इसको यूज करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा AgCl, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा हमारा Ag प्लस Cl2, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके अलावा बात करें हम हीट के लिए रिएक्शन जो है उसको एग्जांपल करें, तो हीट में हम यूज करते हैं, इसमें के लिए जो हम रिएक्शन लेते हैं उसमें हमने जो पहले एग्जांपल लिया था CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, इसमें क्या हो जाएगा ये का एग्जांपल CaCO3, इससे हमारा बनेगा CaO प्लस CO2, ये एग्जांपल चलेगा हमारा हीट की फॉर्म में डिकम्पोजिशन करने के लिए, ठीक है। ये हमारी हुआ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसके अलग अलग तीनों पार्ट भी हमने देखे और इसकी मेन स्टेटमेंट और उसके साथ दोनों एग्जांपल भी, ठीक है। इसके बाद हम अगले पार्ट की बात करें तो उसमें उसका रिएक्शन का नाम है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये बहुत ही आसान और अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सी जगह तो ये मान लो रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। और ये बात जिन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था कभी पहले और उसको समझ में आ गई होगी अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से बताया गया होगा तो, ठीक है। तो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है देखो, जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे और खुद जाकर उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को हटा देगा और उसको वहां से भगा देगा और खुद उसकी जगह ले ले, वो भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज अप्लाई हम करेंगे। देखो क्या है बनती इसकी स्टेटमेंट, द रिएक्शन in which highly reactive element displace less reactive element, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा, ठीक है, और वो उसकी जगह पर पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर हम ले, देखो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा हमारे पास, मान लो हमने एग्जांपल लिया है Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो Zn जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को हटा देगा, ठीक है। तो Zn की जगह पर क्या आ जाएगा, Cu की जगह पर क्या आ जाएगा Zn, तो ZnSO4 फिर प्लस ये जो हमारा कॉपर था ये इसकी जगह से हटेगा और साइड में जाकर के अपना बाई प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, तो ये इसमें बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे, देखो ये तो हमारे हैं दोनों के दोनों रिएक्टेंट, और जो यहां पर जो बनकर तैयार हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दोनों चीजें इसमें बनकर तैयार होती है, ये ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव को हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। पहले यहां पर कॉपर था, कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, ठीक है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण अपना मतलब कि पावरफुल जो चीज है वो इसके सामने नहीं टिक, ये अपने सामने नहीं टिकने देगा, तो क्या करेगा जिंक जो है वो कमजोर, इसके सामने कॉपर है, कॉपर को यहाँ से भगा देगा, चल भाई तू यहाँ से भाग जा, मैं यहाँ पे कुछ हूँ, ठीक है, तेरी कुछ नहीं चलेगी। तो जिंक कॉपर को निकाल के खुद यहाँ पर आ गया और कॉपर को साइड में निकाल दिया, ठीक है। ऐसे इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगली टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसमें हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता हो। आयंस का एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जैसे माइनस के और प्लस के आयन होते हैं एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, तो उनमें आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, प्लस माइनस आपस में एक्सचेंज होकर के एक स्टेबल रिएक्शन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? द रिएक्शन in which exchange of ions takes place is called double displacement reaction, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या लेंगे? तो इसमें जो एग्जांपल हम लेते हैं वो हमारा एग्जांपल क्या आएगा? Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, ये हमारे हैं रिएक्टेड, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या बनेगा? हमारा जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ के बना लेगा NaCl, साल्ट फॉर्म कर लेगा, और बेरियम जो है वो हमारा SO4 के साथ अटैच होकर के अपना साल्ट फॉर्म कर लेगा। तो क्या बनेगा इसमें? BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। अब बात हुई इनको बैलेंस करने की, तो बैलेंसिंग के लिए हमने पहले बताया था कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ में जो एक एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, वो बैलेंस कहलाती है। तो इसमें हमने सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे Na2 था, यहाँ पे Cl2 था, तो हमने दोनों के आगे एक 2 लगा दिया, जिससे दोनों डबल हो गए, और यहाँ पे दो थे। यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, SO4 और SO4, बाकी चीजें सेम है, तो इसमें ये बैलेंस कैमिकल हो गई ये इक्वेशन, और ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। अब आपको एक और बात बता दें कि जो ये एग्जांपल है ये 2 रिएक्शन में चलेगा, ठीक है। 2 कौन कौन सी चलेगा? ये एग्जांपल देता है, एक रिएक्शन है जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जो रिएक्शन होती है उस टाइम पर उसके अंदर कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसोल्युबल व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस बनता है। इनसोल्युबल, मान लो कि हमने यही एग्जांपल रखा है, इसको हम आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद में जो चीज पानी के अंदर नहीं घुलती उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बन गया ये, ठीक है। जो लिक्विड के अंदर हमारा नहीं घुलता, जो चीज नीचे हमें दिखाई देती है अलग से, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और उस जिस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो द रिएक्शन in which white colored insoluble substance is formed is called precipitate, and this reaction is known as precipitation reaction। जिस रिएक्शन के अंदर व्हाइट कलर का सफेद रंग का न घुलने वाला पदार्थ बनता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन गया उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और इस रिएक्शन का एग्जांपल भी यही है, दोनों के एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का भी, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन का भी, दोनों के एग्जांपल एक ही चलेंगे, ठीक है। इसमें ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें हीट के बेस के ऊपर भी कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हमें दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो हमारी होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में वर्ड कॉमन है थर्मिक वाला। ठीक है, थर्मिक का मतलब क्या हुआ, हीट के बेस के ऊपर। थर्मिक मतलब थर्मो, और थर्मो का वर्ड होता है हीट के लिए, स्पेशल हीट के लिए होता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, और सेकंड हमारे पास है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एंडो और एक्सो इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं, 2 नंबर में डेफिनेशन और एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करें एक्सोथर्मिक की। एक्सो का मतलब से आप याद रखोगे एग्जिट, बाहर निकलना। ठीक है, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी बाहर निकलती हो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो में कौन होता है, एंटर करना, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच heat energy is रिलीज्ड, जिसमें हीट एनर्जी को रिलीज कर देना, कि बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या मान सकते हैं, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी वो चीजें जो पहले गर्म थी बाद में धीरे धीरे उसका तापमान कम होता है। जैसे कि जो एक कप ऑफ टी है, जो हमने चाय बनाई हो, वो धीरे धीरे गर्म से ठंडी होती चली जाएगी। ठीक है, और दूध है वो मान लो गर्म कर रखा, वो भी धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम इसके एग्जांपल आगे और डिस्कस करते रहेंगे। और फिलहाल इसकी स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या बनेगा, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि जो बर्फ है, बर्फ कब पिघलती है, जब वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अगर सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करती है तभी तो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। जब तक कि वो फ्रिज के अंदर है तो वो हीट एनर्जी उसके आसपास नहीं होती। उसको जैसे हमने बाहर के एनवायरमेंट में रखा, रखने के बाद में वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और फिर बाद में वो जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलती है हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें ये होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जिसके हम आगे जो एक अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे एक तो काम का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना, और एक टॉपिक हम चैप्टर के इनके आगे ही जो आएंगे। ठीक है, इनकी रिएक्शंस आगे चलती रहेंगी। और इसके अलावा जैसे कि कोरोजन है, रेंसिडिटी है, और रेडॉक्स रिएक्शन है, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए, और थैंक यू।